मेरे खिलाफ अभी तक 8 केसेस उन्होंने की कर चुकी है मेरी वाइफ। अब तेरे बिन जी लेंगे हम। शादी सफल नहीं रहा जबकि आपका लव मैरिज। देखिए, पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि कोई लव मैरिज नहीं था, ये ट्रैप एंड एक्सीडेंटल मैरिज था। जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। मेरे पिताजी बीसीसीएल में एक मजदूर थे। यदि मेरा कोई घर देखा होगा तो 2011-12 तक मिट्टी और खपड़ा का ही था। एक मजदूर का बेटा दिल्ली कैसे पढ़ने चला गया? घर में बोला था जैसे उनके पांव तले जमीन खिसक गई, ऐसा लगा कि दिल्ली जाएगा, मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब बोल रहा है। जब हम नौकरी छोड़े थे तो दोनों भाई पारा शिक्षक थे और बाकी कोई किसी जॉब में नहीं थे। और ये जब मैंने नौकरी छोड़ा था मेरे घर के किसी भी सदस्य को पता नहीं था, केवल एक भाई को पता था जिन्होंने कुछ पैसा अरेंज किया था, और बाकी किसी को पता नहीं था कि उन्होंने नौकरी छोड़ दिया। भाई, एक मजदूर का बेटा फर्स्ट क्लास नौकरी, क्लास 1 नौकरी कर ले, पूरा गांव में आसपास चर्चा हो गई होगी कि फलाने जी का बेटा असिस्टेंट कमांडेंट बन गया, अब फिर नौकरी छोड़ दिए। ये किसी को पता नहीं था। मैंने पिताजी किसी को नहीं, केवल एक भाई को पता था। और उसके बाद फिर क्या हुआ? उन 5 दोस्तों के बारे में बता रहा हूँ जो भी अच्छे जगह पे, उनका पैसा अभी तक मैंने लौटाया नहीं है। नहीं लौटाया? मांगा ही नहीं है। नहीं मांगेंगे तो नहीं देंगे। जब आप सोशल मीडिया पे लिखे कि अनुसूचित जाति के होने की वजह से अच्छी पोस्टिंग नहीं मिली, ये 2018 के आसपास का मामला है। चलिए, इस पर मैं भी कोई कमेंट नहीं करूँगा। नहीं करना चाहेंगे। आपको मैं पूरे भरोसे के साथ में बता सकता हूँ कैमरे में, यहाँ ज़मीन माफियाओं का मैं ऐसा खात्मा किया हूँ कि आज ज़मीन माफिया किसी गरीब, दलित, कुचले, जो भी आप कह सकते हैं, किसी आम आदमी का कुछ ज़मीन अवैध रूप से कब्जा कर लेगा, इसके बारे में उसको भी 10 बार सोचना पड़ेगा। पूरी तरह से ज़मीन माफियाओं को मैंने, बड़े बड़े ज़मीन माफिया को जेल भेजा है, बड़े बड़े दारू माफिया को जेल भेजा है, बड़े बड़े कोयला माफिया को जेल भेजा है। मैं कुछ भी करूँगा लेकिन वहाँ पर मैं किंग रहूँगा, और जिस क्षेत्र में जाऊँगा वहाँ पे अपना बॉस रहूँगा। कारण उसका एक ही है कि अपने मेहनत के बल पे जो ज्ञान हासिल किया है वो इतना आसानी से उसको दबाया नहीं जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ हर बच्चों को कि पढ़िए और इतना ज्ञान हासिल कीजिए कि आप अपने आसपास के जितने भी लोगों को उसका पुंगी बजा दीजिए। कोई कास्टिज्म का शिकार मुझे नहीं होना पड़ा है। मतलब गांव में नहीं होना? गांव मुस्लिम बहुल गांव में था। और जहां तक बाबा साहब की बात है तो मेरे आप जिस रूप में देख रहे हैं और आगे भी जो देखेंगे, और जहां से जो कुछ किया हूँ और जो कुछ करूँगा, वो केवल और केवल बाबा साहब के कारण ही मेरा ये संभव हो पाया है। मैं गर्व से जब भी बोलता हूँ, मैं नौकरी, इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ूंगा, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिलता है तो इस नौकरी को छोड़ दूंगा मैं। और असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी लग गई थी, लेकिन उस नौकरी को रिजाइन कर दिए तब जब दूसरी नौकरी हाथ में नहीं थी, फिर भी क्योंकि बनना था आईएएस या आईपीएस, यूपीएससी क्रैक करना था। यूपीएससी तो नहीं हुआ लेकिन जेपीएससी हुआ, और अभी रामगढ़ के डीएसपी हैं किशोर कुमार रजक जी, हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो एससी अनुसूचित जाति से आते हैं और यूट्यूब पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों को पढ़ाते भी हैं, और कुछ विवाद भी रहा है इनके जीवन से। तो आज इनके बारे में बात करेंगे कि एक गरीब परिवार से आने के बावजूद एक नौकरी लगती है असिस्टेंट कमांडेंट की, उसको छोड़ देते हैं और रांची में कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलते हैं रांची में, और वहाँ पढ़ाते हैं, और उसके बाद फिर जेपीएससी क्वालिफाई करते हैं और एसडीपीओ बनते हैं रामगढ़ में। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कहाँ से हैं ये परिचय दिया जाए और थोड़ा बैकग्राउंड बताया जाए, ताकि जो गरीब बच्चे हैं, दलित समाज के हैं, वो जेपीएससी यूपीएससी करना चाहें तो उनको एक हिम्मत मिल सके कि हम भी डीएसपी बन सकते हैं, एसपी बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा जो घर है बोकारो के एक ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है, और वहीं से मेरे गांव में ही स्कूलिंग हुआ है। और मेरा जो कॉलेज हुआ है इंटरमीडिएट तक सरकारी कॉलेज चास कॉलेज चास से हुआ है। उसके बाद मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है इग्नू से हुई है, डिस्टेंस एजुकेशन से हुई है। और उसी के बीच मैंने फिर दिल्ली से मैंने यूपीएससी के लिए तैयारी करने गया था, और पहले अटेम्प्ट में मैंने यूपीएससी पास किया था, असिस्टेंट कमांडेंट बना था, और आईएएस में भी 4 बार मैंने एक बार इंटरव्यू दिया था। और उसके बाद फिर मैंने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में मैंने डीएसपी बना, और अभी मैं डीएसपी के रूप में चयनित होकर के भी रामगढ़ एसडीपी पद पर मैं कार्यरत हूँ। कोई असिस्टेंट कमांडेंट बन जाओ तो बड़ी बात है, वो लगता है कि हाँ हम सेट हो गए हैं। आप उस जॉब को छोड़ दिए, और वैसे समय में जब कोई दूसरा जॉब नहीं था। देखिए, ये असिस्टेंट कमांडेंट की जो नौकरी है वो एक टाइम यूपीएससी के जो आईएएस के एग्ज़ाम होता है उसी समय उसका भी वो पोस्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में 2006 या समथिंग कुछ अलग कर दिया गया उसको। तो ये क्लास 1 सर्विस है,
ग्रुपे सर्विस है। तो वो नौकरी छोड़ने का मेरे वजह एक ही था कि मुझे उस समय सिविल सर्विसेज का और भी एग्ज़ाम देना था और उसमें छुट्टी नहीं मिलता था। और पीसीएस का भी जो वर्तमान में जो मैं चयनित हूँ, इसका मेरा एग्ज़ाम था मुख्य परीक्षा का। तो छुट्टी नहीं मिल रहा था। रीज़न था कि ग्रुप ए छोड़ करके आप बी में नहीं जा सकते। तो इसीलिए मैंने ये तय कर लिया था कि मुझे या तो आईएएस बनना है या फिर पीसीएस तो मेरा निकल ही जाएगा। इसीलिए मैंने हिम्मत करके नौकरी छोड़ा और वो भी नौकरी मैंने 1,59,000 रुपये दे के छोड़ा था। हाँ, ये कहानी बता दिया जाए, क्योंकि उस समय कोई जॉब नहीं। और उससे पहले हम चाहेंगे कि आप फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, क्योंकि अब आप सोशल मीडिया पे काफ़ी लिखते हैं और फेमस भी हैं। ये दिखता है आपके सोशल मीडिया से कि आप तो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, गांव से जुड़े हुए हैं और गरीब परिवार से हैं। तो पिताजी क्या करते थे, भाई आपके क्या करते हैं, ये अगर बता दें तो इसीलिए हम बोले कि उनको एक हिम्मत मिलेगी जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। देखिए, मेरे पिताजी बीसीसीएल में एक मजदूर थे, वर्कर क्लास से, और जब वो रिटायर किए थे मुझे लगता है कि 5500 या 5600 वेतन रहा था। मतलब एक मजदूर कॉन्ट्रैक्ट जो भी आप कहें, मजदूर क्लास से थे। और यदि मेरा कोई घर देखा होगा तो 2011-12 तक मिट्टी और खपड़ा का ही था, पुआल का, मिट्टी का। अब मैं झूठ बोलूँगा तो मेरे गाँव के, चूँकि मैं गाँव ही जाता हूँ, मेरा कोई शहर में अभी घर नहीं है, तो मेरे गाँव के आसपास के सब लोग जरूर मुझे थूकेंगे कि झूठ बोलता है, क्योंकि वो लोग भी देख रहे होंगे। हम लोग 4 भाई और 1 बहन है। हम सबसे छोटे हैं भाई बहनों में। जब हम नौकरी छोड़े थे तो दोनों भाई पारा शिक्षक थे और बाकी कोई किसी जॉब में नहीं थे। पूरे फैमिली में वही 2 रोजगार के साधन थे, दोनों पारा शिक्षक थे। और मुझे लगता है कि 5 या 5500 कोई वेतन, अभी लेटेस्ट की बात है, 5500, 6000 या 5000 कुछ वेतन मिलते थे। अभी उसमें से एक भाई सरकारी शिक्षक बन गया और एक भाई पारा शिक्षक में ही। तो बस यही बैकग्राउंड थी कि मिट्टी के घर थे, उसमें पुआल गिरता, कीड़ा बड़ा गिर जाता था, बरसात में पानी चूता था, खपड़ा कभी इधर से एडजस्ट करो, इधर करो, ये करो। जो घर के जो ये आंगन देख रहे हैं, इतना आप स्पष्ट देख रहे हैं, आंगन में जब हम लोग जाके खटिया में सोने जाते थे तो लोटा का या जग का पानी से पहले पाँव धोते थे, उसके बाद खाट में सोते थे। खैर ये ऐसी बातें हैं और ग्रामीण पृष्ठभूमि के अधिकांश लोग इसी अवस्था से गुजरते हैं। मेरा उन छात्रों से यही कहना है कि यदि आप ठान लिए हैं, थोड़ा जिद्दी हैं और मेहनत करते हैं, बोलते कम है लेकिन मेहनत भी करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आप अपने मुकाम पर ज़रूर पहुंचते हैं और इतना आप में आत्मविश्वास ज़रूर आ जाता है। खास करके ज्ञान आप में जब आता है तो सबसे पहले आपका आत्मविश्वास चरम बिंदु पर पहुंच जाता है। तो बाकी लोगों को इग्नोर करते हुए आप मेहनत कीजिए, आपका जरूर चयन होगा। तो बाबूजी मजदूर थे, रिटायर्ड किए, आपकी सरकारी स्कूल में पढ़ाई हुई, इग्नू से क्यों ग्रेजुएशन हुआ, ओपन यूनिवर्सिटी से? वही तो मैं कर रहा हूँ कि इंटरमीडिएट के बाद लगा कुछ करना चाहिए था मुझे। बहुत बार ये भी लगा था कि कोई भी जॉब मिल जाए, लेकिन फिर लगा कि नहीं, इग्नू में करते करते कुछ अपना पढ़ेंगे। बहुत तरह के सोचे थे, फिर दिल्ली भी गए, वहाँ ट्यूशन भी पढ़ाया। एक रेगुलर हो करके थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही थी कि कौन कॉलेज में करेंगे, फिर बोकारो में रह जाएंगे। थोड़ा जल्दबाजी में मैं था कि कुछ हो जाए, इसीलिए इग्नू में भी किया। और फिर दिल्ली में हमको लगता है कि जब ग्रेजुएशन जिस साल मेरा हुआ था उससे कुछ पहले मैंने चला गया था वहाँ पे, तो समय मुझे ज़्यादा चाहिए था, इसीलिए मैं कोई कॉलेज से नहीं किया। एक मजदूर का बेटा दिल्ली कैसे पढ़ने चला गया? देखिए, मैंने जैसे कि पहले पत्रिका दर्पण के कुछ अंक में इंटरव्यू प्रकाशित होता था और हिंदी का जो भी मैगजीन पढ़ता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि दिल्ली जाने से ही वहाँ पे आईएएस बना जा सकता है, मुझे ऐसा लगता था। मुखर्जी नगर। हाँ, तो इसी के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया था। घर में बोला था, जैसे उनके पाँव तले ज़मीन खिसक गई, ऐसा लगा कि दिल्ली जाएगा मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब बोल रहा है। लेकिन मैंने उनको भरोसा दिलाया था कि मैं जाऊँगा, तो मुझे एक अटैम्प्ट दीजिए। और मैं गया और पहली बार मैं यूपीएससी का पीटी पास किया था। किसी भी तरह का कोई कोचिंग मैंने नहीं किया था, पहली बार में किया था। कब? ये 2009 की बात है। आपका ग्रेजुएशन 6-7 में? 2008 सितंबर के आसपास मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। और 2009 का एग्जाम मैंने दिया था, पास किया था। तो उसमें मेरा काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर 10 में भी मुख्य परीक्षा लिखा यूपीएससी का, दोबारा पीटी पास किया और 11 में मैं असिस्टेंट कमांडेंट बन गया। तो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और उसी बीच में मकर मलिक के बच्चों को, कई लोगों को मैंने वहाँ पढ़ाया भी है। ठीक ठाक पैसा निकल जाता था, तो साथ में चलता रहा। अब 3 महीने का जो पैसा देना पड़ा वो स्टोरी पे, क्योंकि हाँ, ये देखिए, आज मैं उन लोगों को अभी भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक केरल कैडर में अभी आईएएस है और एक उत्तर प्रदेश कैडर में आईपीएस है और 2-3 और भी दोस्त हैं। एक असिस्टेंट कमांडेंट है, अभी डिप्टी कमांडेंट बन गए हैं और एक हाईकोर्ट में वकील है। मैं जो दोस्त थे वो अच्छे उन्नत अवस्था में है। उन लोगों ने मुझे उधारी दिया था और कुछ घर से, कुछ यहाँ वहाँ से जुगाड़ किया था। कम से कम उन 5 दोस्तों के बारे में बता रहा हूँ जो भी अच्छे जगह पे, उनका पैसा अभी तक मैंने लौटाया नहीं है। नहीं लौटाया? मांगा ही नहीं है। नहीं मांगेंगे तो नहीं देंगे? मैंने बहुत बार ऑफर किया, लेकिन बोला ठीक है, जो होगा तो मांग लेंगे। अच्छा, क्यों देना पड़ा था ये लोगों को बता दीजिए सरल भाषा में। एक्चुअली जब भी आप सेंट्रल सर्विसेज, चाहे आईएएस आईपीएस, कोई भी नौकरी जब छोड़ते हैं
और यदि आप ट्रेनिंग पीरियड में छोड़ते हैं या ट्रेनिंग खत्म होने के, वो सरकार भी निर्धारित कर सकती है, वो चाहे तो कभी भी निर्धारित कर सकती है कि जब आप नौकरी छोड़ते हैं तो आपको 3 महीने का ट्रेनिंग कोर्स देना पड़ता है। तो बस यही कारण था कि 3 महीने का ट्रेनिंग कोर्स दिया था, तो 1,59,000 लगा था। तो 1,59,000 वापस देना पड़ा नौकरी छोड़ने के लिए? हाँ, क्योंकि आपको दूसरा एग्ज़ाम देने के लिए उसमें समय नहीं मिल पा रहा था। हाँ, समय नहीं मिल पा रहा था। और ये जब मैंने नौकरी छोड़ा था, मेरे घर के किसी भी सदस्य को पता नहीं था। केवल एक भाई को पता था जिन्होंने कुछ पैसा अरेंज किया था, और बाकी किसी को पता नहीं था कि मैंने नौकरी छोड़ दिया है। भाई, एक मजदूर का बेटा फर्स्ट क्लास नौकरी, क्लास 1 नौकरी कर ले, पूरा गांव में आसपास चर्चा हो गई होगी कि फलाने जी का बेटा असिस्टेंट कमांडेंट बन गया, अब फिर नौकरी छोड़ दिए। ये किसी को पता नहीं था। मैंने पिताजी? किसी को नहीं, केवल एक भाई को पता था। और उसके बाद फिर क्या हुआ? मैंने उसको विश्वास दिलाया था कि मेरे टैलेंट पर भरोसा रखिए। यदि मैं मान लेते हैं कि यूपीएससी या पीसीएस का नहीं होता है, तो मैं कोचिंग खोल करके इतना मेरे अंदर टैलेंट अभी आ चुका है कि पढ़ा के मैं करोड़ों कमा लूँगा। मैं जहाँ भी रहूँगा मैं किंग रहूँगा। और मैंने प्रयास भी किया था कि जब मैंने उसी साल जब मैंने 15 में नौकरी छोड़ दिया, तो 15 का ही मैंने PTIS का दिया था, और 15 में ही मैंने JPSC का दिया था। 16 में JPSC का फाइनल निकल गया, मेरा DSC बन गया। और उसी साल UPSC का भी इंटरव्यू के लिए निकला, तो उसमें किसी कारण से नहीं हुआ। फिर DSC मैंने ज्वाइन करके भी कंटिन्यू किया। आपको हम पहली बार तब जाने सोशल मीडिया के माध्यम से, जब आप सोशल मीडिया पे लिखे कि अनुसूचित जाति के होने की वजह से अच्छी पोस्टिंग नहीं मिली। ये 2018 के आसपास का मामला है। चलिए, इस पर मैं भी कोई कमेंट नहीं करूँगा। नहीं करना चाहेंगे। खैर, उस पर नहीं बोलना चाहेंगे तो नहीं, लेकिन हम तभी से नोटिस किया। और इनका एक परिचय ये देते हैं कि हमारे साथ एक मित्र हाई स्कूल पास किए, हाई स्कूल के हमारे दोस्त, सुमित नाम है ऐसे घर का, और ऐसे जयप्रकाश नाम है, उनके साथ ये दिल्ली में रहते थे और पढ़ाई तैयारी करते थे, साथ में एक ही रूम में रहते थे। जी, मेरा रूम पार्टनर था। तो नवादा हिसुआ में हमारे साथ, हिसुआ हाई स्कूल में पढ़ा था, तो उनके साथ ये पढ़े। तो सुमित हमें इनके बारे में बताता रहता था, और आपके कॉन्फिडेंस को लेके वो बहुत बात करता है कि वो आदमी कुछ भी कर सकता है। आज फिर मैं कहता हूँ कि मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन वहाँ पे मैं किंग रहूँगा, और जिस क्षेत्र में जाऊँगा वहाँ पे अपना बॉस रहूँगा। कारण उसका एक ही है कि अपने मेहनत के बल पे जो ज्ञान हासिल किया है, वो इतना आसानी से उसको दबाया नहीं जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ हर बच्चों को कि पढ़िए और इतना ज्ञान हासिल कीजिए कि आप अपने आसपास के जितने भी लोगों को उसका पुंगी बजा दीजिए। कुछ दिन पहले ट्विटर पर, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें आपकी पत्नी आप पे हमला कर रही हैं और वो घर से चल जाती हैं। ये वीडियो कई मीडिया में भी चला। तो ये शुरू से ही कई बार हम देखे, फेसबुक पे भी आप इस तरह से लिखे, शादी सफल नहीं रहा जबकि आपका लव मैरिज। देखिए, पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि कोई लव मैरिज नहीं था, ये ट्रैप एंड एक्सीडेंटल मैरिज था, जिसको मैं बता चुका हूँ। और यदि आप ज़्यादा इसमें नहीं बोलूँगा, लेकिन जो आप बता रहे हैं वीडियो में, आप चाहे तो उस दाग को अभी भी देख सकते हैं। दाग मिटा नहीं है, ये दाग अब भी है ना, ये देखिए। और वो वीडियो है, उस वीडियो की पुष्टि के लिए मैंने लिख के भी दिया है कि उस वीडियो की खुद जांच कीजिए। मैंने कोई ऐसा एडिटेड या कुछ जो से बोलता है कि मैनिपुलेट करके वीडियो को किया गया है, तो उसके लिए मैंने खुद लिख के दिया है कि वीडियो मेरे इसी फ़ोन से बनाया गया, अभी भी वो वीडियो है। किसी प्रकार की छेड़छाड़ होगी तो मेरे पर कार्रवाई हो जाएगी। तो उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो ट्रैप एंड एक्सीडेंटल मैरिज था। बाकी कोर्ट के शरण में मैं जाऊँगा, ज़रूर मुझे न्याय मिलेगी। और मेरे खिलाफ़ अभी तक 8 केसेस उन्होंने कर चुकी है मेरी वाइफ। उसके पूर्व के भी मैंने 5 केसेस का मैंने केस धारा सहित मैंने विभाग को हर जगह मैंने दिया भी हुआ है। तो खैर, मैं एक महिला है, उसका सम्मान करता हूँ, उसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे माननीय न्यायालय पर भरोसा है कि मुझे ज़रूर न्याय मिलेगा। अच्छा, कास्ट को लेके बहुत लोग को दिक्कत आती है पढ़ाई लिखाई के दौरान, कभी भेदभाव इस तरह का हुआ गांव में पढ़ने लिखने के दौरान? देखिए, गांव के स्तर से, चूँकि मैं एक मुस्लिम बहुल इलाका से बिलोंग करता हूं, तो ऐसा मुझे गांव के स्तर से कहीं नहीं मिला। और जो कुछ भी हुआ था, मैंने जैसे कि लास्ट 2 साल 3 साल पहले आपने देखा, उसी में कुछ लिखा हुआ ऐसा था। तो मुझे उस बीच में मुझे कहीं पे भी कोई कास्टिज्म का शिकार मुझे नहीं होना पड़ा। मतलब गाँव में नहीं होना? गाँव मुस्लिम बहुल गाँव में था। अच्छा, बाबा साहब का कितना उनके विचारों का प्रभाव रहा, उनके संघर्षों का आपके ऊपर, क्योंकि आप भी स्ट्रगल करके उठे? देखिए, मैं गीता, रामायण, पुराण, वेद, जो भी जितना ग्रंथ आप कर सकते हैं शास्त्र, ऑलमोस्ट सबको पढ़ा हूँ। बाइबिल, कुरान सब पढ़ चुका हूँ। और जहाँ तक बाबा साहब की बात है, तो मेरे आप जिस रूप में देख रहे हैं और आगे भी जो देखेंगे, और जहाँ से जो कुछ किया हूँ और जो कुछ करूँगा, वो केवल और केवल बाबा साहब के कारण ही मेरा ये संभव हो पाया है। आपके साथ इतना फ्रीडम के साथ कॉन्फिडेंटली जो बोल रहा हूँ, उसके पीछे कहीं ना कहीं उस बाबा साहब के विचारों का ही जो प्रभाव है, और जो देन है जो देख रहे हैं, बाबा साहब का ही
पूरा योगदान रहा है। जहाँ भी जो भी व्यक्ति मुझे जय भीम का संबोधन करके मुझे बोलते हैं जय भीम सर, तो मैं हर बार जय भीम बोलता हूँ। और फेसबुक में, ट्विटर में भी आपने अनगिनत बार देखा होगा, आपको मैं गर्व से जय भीम बोलता हूँ। जय भीम का मतलब क्या, उसको सम्मानपूर्वक लिया गया नाम है। तो जय भीम में आखिर की दिक्कत किसको है? जिसने बाबा साहब अम्बेडकर को या संविधान को या ओवरऑल भारतीय डेमोक्रेसी या पूरे व्यवस्था को नहीं पढ़ा होगा, उन्हीं को दिक्कत होगा। जय भीम से क्या दिक्कत है? क्या क्या पढ़ा सकते हैं आप? देखिए, मैं जी के सिविल सर्विसेज का विद्यार्थी हूँ, तो ऑलमोस्ट सारे विषय को पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं इतिहास कुछ बेहतर तरीके से पढ़ा सकता हूँ। यूट्यूब चैनल भी है आपका, किस नाम से है और क्या क्या उसमें पढ़ाते हैं, ताकि जो लोग अभी देख रहे हैं वो आपके यूट्यूब से जुड़ सकेंगे? देखिए, वो ग्रामीण ऐश करके वो चैनल का नाम है, ग्रामीण IAS। तो चूँकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि का हूँ और ग्रामीण चीज़ों को मैं बहुत पसंद करता हूँ, आप मेरा पोस्ट वगैरह में देखे होंगे। और चूँकि यदि वहाँ ठीक से रेगुलर नहीं पढ़ाने के पीछे भी कारण है कि मैंने बताया कि फैमिली डिस्प्यूट है, जिसके कारण से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। मैं अच्छा गा भी लेता हूँ, आपने ये भी देखा होगा। मैं अच्छा चेस का टप्पर रहा हूँ, फायरिंग का टप्पर रहा हूँ, खेल का भी मैं क्रिकेट का बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रहा हूँ और पढ़ाता भी बढ़िया हूँ। मेरे यूट्यूब वीडियो में जो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है JPSC का या किसी भी का, वो CNT होता है। मेरा CNT को देख लीजिए, शायद जितने भी टीचर ने अभी तक झारखंड में डाला होगा, सबसे ज़्यादा व्यू मेरे ही इसमें देखे। CNT जो जमीन को लेकर है। हाँ, SC का जमीन SC ही ले सकता है, ST का जमीन ST ही ले सकता है। बहुत ही डिफिकल्ट ये टॉपिक है और वो एक्ट है, उसको इतना कोई आसानी से समझ नहीं पाता है, लेकिन मैंने बहुत आसान भाषा में समझाया है। और उसमें हज़ारों कमेंट आप देखिएगा, उसमें 1000 होगा तो 999 कमेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से यही लिखा होगा कि बहुत अच्छा से मुझे समझ में आ गया। तो पढ़ा तो सब कुछ सकता हूँ, लेकिन फैमिली डिस्प्यूट की वजह से मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आने वाला टाइम में मैं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से निश्चित रूप से ग्रामीण विद्यार्थियों में क्रांति जरूर करूँगा। मुझे पूरा भरोसा है और वादा आपसे। मतलब एक ऑनलाइन क्लास भी कराएंगे जो पैसा लेके किया जाता है इस तरह से ऐप वगैरह? नहीं, ऐसा जो यूट्यूब पे ही होगा? नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी सरकारी नौकरी है, सुविधा है, इतना हाई लेवल का फैसिलिटी है, सब कुछ मुझे है। जब भी पढ़ाऊँगा तो मैं पूरी तरह से निःशुल्क पढ़ाऊँगा और इसमें किसी प्रकार की इस तरह कोई भी ये नहीं रहेगा। तो कई बार ऐसा आप बोलते नज़र आते हैं कि पढ़ाने को लेकर मैं नौकरी भी छोड़ सकता हूँ। नहीं, जब फैमिली डिस्प्यूट के कारण से जब भी मैं इस तरह बोलता हूँ, कई बार मुझे बहुत तरह की होता है कि जेल भेजवा देंगे, नौकरी कर देंगे। तो इसी स्थिति में कई बार बोला हूँ कि नौकरी में यदि मुझे मेरे लाइफ में यदि मुझे न्याय नहीं मिला, लास्ट टाइम में एक वीडियो बनाया था मैं कि यदि मुझे कोर्ट के शरण में, चूँकि मैं पीड़ित हूँ, और यदि मुझे न्याय नहीं मिलता है तो इस नौकरी को छोड़ दूंगा मैं और पढ़ा लूँगा, जो कुछ करूँगा, लेकिन न्याय तो मैं लेकर रहूँगा, चाहे कोर्ट के माध्यम से दे या खुद मुझे अपने उस दिशा में व्यवहारिक न्याय जैसे होता है ना, एक कोर्ट ऑफ लॉ का न्याय होता है, एक व्यवहारिक न्याय होता है कि आप न्याय नहीं देंगे लेकिन मैं गाँव चला जाऊँगा, आपको जाना तो गाँव में रहिए, जो कुछ कीजिए, फिर मैं वही चीज़ करूँगा जो आप जिस चीज़ के लिए आए थे, और वो चीज़ नहीं मिलेगा तो फिर आप खुद अपने रास्ता देखेंगे। तो मैं इस संदर्भ में बोलता हूँ, मैं नौकरी, इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ूंगा, लेकिन मैं उस एक अलग दृष्टिकोण में आकर के बोलता हूँ, बस कारण यही है। अब बोले कि अच्छा गाना गा लेते हैं तो हम चाहेंगे कि गा दिया जाए। अब तेरे बिन जी लेंगे हम जहर जिंदगी का पी लेंगे हम, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, अब तेरे बिन जी लेंगे हम जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप तो शानदार गाना गाते हैं, लेकिन गाना किन के लिए तो हम नहीं पूछेंगे। खैर, अच्छा, आप एक गरीब परिवार से आके DSP रैंक के अधिकारी बने, कल को SP बनेंगे। आपके आने से प्रशासन में कुछ अलग क्या हुआ, या अन्य अधिकारी के आने से अलग क्या होता है? आप तो खैर नहीं बोलेंगे कि वो गलत करते हैं, हम सही करते हैं, लेकिन आप किस तरह से हैंडल करते हैं चीज़ों को प्रशासन में? देखिए, मेरे अभी क्षेत्र में बहुत बड़ा भौगोलिक एरिया है, 5 सर्किल है, 10 थाने हैं बड़े बड़े। तो मेरे आने के बाद जो मैं अपना बता रहा हूँ कि एक जो किसी भी केस का बहुत ही त्वरित न्याय होता है, मतलब 1 महीने में मेरे सारे केस पेंडेंसी 0 रहता है। और ख़ास करके ये कि शहरी और ग्रामीण दोनों मिला जुला इलाका है, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर का गैंगवार भी चलता है, और यहाँ ज़मीन माफियाओं का तांडव रहा है, कोयला माफियाओं का तांडव रहा है, और दारू माफियाओं का भी तांडव रहा है। आपको मैं पूरे भरोसे के साथ में बता सकता हूँ कैमरे में, यहाँ ज़मीन माफियाओं का मैं ऐसा खात्मा किया हूँ कि आज ज़मीन माफिया किसी गरीब, दलित, कुचले, जो भी आप कह सकते हैं, किसी आम आदमी का
कोई ज़मीन अवैध रूप से कब्जा कर लेगा, इसके बारे में उसको भी 10 बार सोचना पड़ेगा। पूरी तरह से ज़मीन माफियाओं को मैंने बड़े बड़े ज़मीन माफिया को जेल भेजा है, बड़े बड़े दारू माफिया को जेल भेजा है, बड़े बड़े कोयला माफिया को जेल भेजा है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे पैसा के बल पर, पहुँच के बल पर, किसी भी स्तर पर यदि वो अपने आप को ये सोचता है कि हम बहुत बड़ा कुछ ऐसा हैं, किसी भी आम आदमी, गरीब, कमज़ोर, किसी भी व्यक्ति को वो धौंस दिखा के कुछ नहीं कर सकता है। उसको मैं बुरी तरह से मैं कुचला हूँ और एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आम आदमी के न्याय के लिए मैं पूरी तरह से कामयाब मैं अपने आप को समझता हूँ। बाकी तो जो कितना क्या क्या हो तो आम पब्लिक ही बता सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर इसमें मैं अपने आप को परिवर्तन महसूस किया हूँ यहाँ आने के बाद। कुछ लोग भी बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, तो आप जैसे कि भू माफिया, शराब माफिया को जेल भेजें, तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप अच्छा करने लगते हैं, सही करने लगते हैं, ईमानदारी से ड्यूटी करने, तो या तो सन्टिंग पोस्ट, पनिशमेंट पोस्टिंग या फिर ट्रांसफ़र तो हो ही जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे जहाँ तक ये एक भ्रम जैसा है, क्योंकि मैंने अभी तक मेरा लगभग इसी ज़िले में मेरा 20 महीने हो गया और एक से पहले भी 1 साल मैंने रहा था। यहाँ इतने शानदार तरीके से इतने संविधान के मूल्यों को डंके की चोट पे बोल के लागू करने वाला काम मैं किया हूँ। किसी बड़े दबंग कोई व्यक्ति को, किसी आम आदमी पर मैं जुर्म यदि करने के बारे में 100 बार वो सोचेगा। और आप जो बोले शराब माफिया, दारू माफिया, कोयला माफिया, बालू माफिया, जो भी ज़मीन माफिया है, इसको मैंने कहा कि बुरी तरह से मैंने कुचला है और किसी की हिम्मत नहीं कि कोई अवैध काम कर दे। और मैं आपके सामने भी 20 महीने लगभग हो गया इसी सरकार में बैठा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो ये कुछ लोगों के लिए भ्रम हो सकता है। बस आपको हिम्मत करना है, आप अच्छे ऑनेस्टली काम करेंगे तो सरकार आपको बहुत ही प्रमोट करता है, आपकी काम का सराहना करता है, सम्मान करता है। गांव से आपका बहुत लगाव है। गांव और शहर, आप चूँकि दिल्ली में भी रहे हैं, गांव में पढ़े लिखे बड़े हुए, दोनों लाइफ को कैसे देखते हैं? गांव का एक ही कल्चर है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि गांव में बकरी चराने से लेके खेती बाड़ी के लगभग सभी काम को करते हुए, तालाब में नहाना, मछली पकड़ना, और ये हर कोई करता है। मतलब वहाँ बहुत स्तर पर यदि कोई किसी भी कास्ट या किसी भी आर्थिक स्तर पर भी रहे तो आमतौर पे वहाँ एक समानता दिखती है कामों में, उसको खराब नहीं माना जाता है। लेकिन शहरों में ये चीज़ उतना आसानी से नहीं हो पाता है। शहरों में ये इतना आसानी नहीं हो पाता है। शहरों में आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, हिंसा हो रहा है, क्राइम हो रहा है, कुछ मदद चाहिए तो बहुत कोई आपको उससे मतलब नहीं रहता है। और गांव में एक सामुदायिकता होती है, सामूहिकता होती है, एक दूसरे के प्रति लगाव होता है, एक दूसरे के काम बुरे अच्छे काम में आपको पूछता है, सुनता है, आपकी सफलता में जश्न मनाता है और आपके गलत काम पे भी उतना ही आपको रिएक्ट करते हैं। लेकिन शहरों में बगल के घर में हत्या हो रही है लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि मैं केसेस के सुपरविजन में जाता हूँ तो बहुत लोग गवाही देने से कतराते हैं। तो इसीलिए मैं गांव के एक कल्चर को बहुत बेहतर तरीके से मानता हूं। कम से कम इतना मानता हूं कि वहां खराब काम करने के बावजूद भी उसमें उसको हीन भावना या हे दृष्टि से नहीं देखा जाता है। खराब काम क्या होता है? खराब का मतलब है कि शहरों में आप बहुत अमीर आदमी हैं, लेकिन यदि कोई गरीब हैं, बहुत साफ़ सफाई का काम करते हैं तो वो आपको एक डाइनिंग टेबल में बैठा कर नहीं खिला सकता है। लेकिन गाँव में यदि एक बहुत बड़े आदमी हैं तो लोग साथ में खाना खा सकता है, उसको बहुत उस स्तर से नहीं देखा जाता है। गांव में तो खूब जात के नाम पे ये होता है कि साथ में खाना नहीं खा सकते। इवन कि अभी भी बिहार या और बाकी राज्यों में देखा जाए तो मुसहर जाति हो, डोम जाति हो, वो आम लोगों के बीच में घर अपना नहीं बना, उनका किनारे मोहल्ला होता है। देखिए, ये बात एकदम आपका 100% सही है, खासकर मैदानी इलाकों के लिए। क्योंकि झारखंड में जो जाति व्यवस्था है ये इम्पोर्टेड है, बाहर से आया हुआ है। झारखंड के कल्चर को आज भी अभी भी देखेंगे तो बहुत ही कम ऐसे जगह मिलेंगे जहाँ पे आपको इस तरह का मिलेगा कि वहाँ इस कास्ट का बस्ती है, वहाँ इस कास्ट का बस्ती है। झारखंड पूरी तरह से प्योरली एक ट्राइबल बेस्ड कल्चर का सोसाइटी है। यहाँ उस तरह का आपको ध्रुवीकरण नहीं दिखेगा कि यहाँ एक ही कास्ट का रह रहा है, वहाँ ऐसा रह रहा है, वहाँ ऐसा रह रहा है। इसीलिए हम लोग के यहाँ पे वो जाति व्यवस्था जो है बहुत जड़ से जुड़ा हुआ नहीं है यहाँ। इसीलिए आप यहाँ नहीं कभी नहीं सुने होंगे झारखंड में कि किसी का मूंछ रखने पे काट दिया, तो किसी घोड़ी चढ़ने पे ये कर दिया, तो कोई अच्छे ये में आके पहन के आ रहा तो किसी को बीच बाजार में कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। मैं झारखंड के बारे में इतनी गहराई से अध्ययन किया हूँ और इवन कि पूरे भारत के हज़ारों साल के संस्कृति को मैं इतना गहराई से मैं जानता हूँ और पढ़ा हूँ, समझा हूँ। तो उस बेसिस में मैंने आपको कहा है। लेकिन मैदानी इलाकों में तो प्रचंड जातिवाद है, वहाँ के लिए गाँव से बेहतर आपको शहरी इलाका होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ शहरी कल्चर में आपको जातिवाद ज़्यादा दिखेगा सिवाय कि गाँव में, क्योंकि यहाँ पे जातिवाद जो आया है बाहर से बाहरियों ने लाया है। झारखंड के मूल जो यहाँ की संस्कृति है वहाँ पे जातिवाद नहीं रहा है, यदि आप उसके इतिहास संस्कृति को पढ़ेंगे तब। इसीलिए शहरों में जातिवाद आपको झारखंड में भले दिख जाएगा, लेकिन गांव में आपको ये बहुत ही कम दिखेगा। और यदि वहाँ आया भी है तो देखा देखी बाहर के उसी इम्पोर्टेड जाति व्यवस्था से सीखा है।
तो बातचीत की आज किशोर कुमार रजक जी से, SDPO हैं रामगढ़ के, और फेसबुक सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है, ट्विटर पर भी, और यूट्यूब पर ये पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाला वीडियो बनाते हैं यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों के लिए। ग्रामीण IAS के नाम से यूट्यूब चैनल है। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी की तैयारी करते हैं, PCS का, तो आप इनके यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इनसे रूबरू हो सकते हैं। और बाकी कैसी लगी बातचीत इनसे, इनका गाना, वो सब बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।